अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए है। आज ही होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करें और कैरियर के लिए अनेकों अवसर पाएं। पिछले 10 सालों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में अपनी सक्षमता साबित की है। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ऐसी एकमात्र संस्था जिसके द्वारा 5000 से भी अधिक उम्मीदवारों को इंटरनेशनल होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्रूज शिप्स में रोजगार दिलाए गए। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, भर्ती जारी है। पता विजयनगरम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। चेन्नई स्टोर, चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, डेकोरेटिंग आइटम्स, टॉयज, एटसेट्रा। One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। Kick me here onto my gruel. साउथ अंडमान पुलिस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है। तमाशा देखने पहुंची थी पुलिस। सो कॉल्ड एडवोकेट राकेश पाल गोविंद ने यह साबित किया है परसों ये हमला करके। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाल ही में हमारी न्यूज अंडमान 24/7 की टीम हॉक आई के दफ्तर पहुंची और उनके एडिटर श्रीनाथ वशिष्ठ जी से बात भी की। पिछले दिनों सोशल मीडिया में बहुत जोरों से हमारे पोर्ट ब्लेयर के न्यायालय परिसर में हुए घटना की चर्चा हो रही है, जहां पर श्री वशिष्ठ जी और एडवोकेट राकेश पाल गोविंद की बातचीत हुई, झड़प की बातें थी। हमने जब श्री वशिष्ठ जी से बातें की तो उन्होंने पूरे इत्मीनान से पूरे घटना को बताया और साथ ही आगे की क्या कार्रवाई करेंगे इस बारे में भी बताया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हाल ही में आप लोगों ने सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह पे सुना होगा कि हमारे जो अंडमान निकोबार का न्यायालय है, कोर्ट, वहाँ उसके कॉम्प्लेक्स में एक झड़प हुई थी। हॉक आई के जो एडिटर हैं श्रीनाथ वशिष्ठ जी और हमारे अंडमान के जो वकील हैं राकेश पाल गोविंद, इनके बीच में इसी मसले को लेकर हम हॉक आई के दफ्तर पहुंचे और हमने सीधी बात की श्रीनाथ वशिष्ठ जी से और उनसे हम चलिए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था, कब से था और आगे की क्या कार्रवाई होगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। श्रीनाथ जी, बहुत नाम सुना है आपके न्यूज़पेपर का, द हॉक आई का। एंड अगर आप न्यूज़पेपर चलाते हो तो प्रशंसा के साथ साथ तो आलोचनाएँ भी होती है डेफिनेटली। फिलहाल तो ये जानना चाहता हूँ कि जो परसों जो घटना हुई थी इस बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कृपया कुछ बताएं तो प्लीज़। जरूर। बहुत ही भयावह अनुभव अंडमान निकोबार में, आप ये समझें, परसों हमारा हुआ और ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा हमको लगता है किसी भी आइलैंडर के साथ हुआ होगा, जबकि न्यायालय के परिसर में दिन दहाड़े जजों की मौजूदगी में एक एडवोकेट ने खुल्लम खुल्ला अपराध को अंजाम दिया। और इससे बड़ी चिंता की बात किसी भी आइलैंडर के लिए आज की तारीख में हो नहीं सकती कि जहां न्यायालय को न्याय का मंदिर माना जाता है, वहां पर तमाम सिक्योरिटी के सारे इंतज़ाम बंदोबस्त हुआ करते हैं, क्योंकि वहाँ जजेस होते हैं और सारे कोर्ट ऑफिशियल्स होते हैं, सारे लिटिगेंट्स होते हैं जो न्याय मांगने वहाँ पहुँचते हैं और उन सभी की सुरक्षा का वहाँ पुख्ता इंतज़ाम होना लाजमी है। लेकिन उसके बावजूद ये परसों एक्सपोज हुआ है कि अंडमान निकोबार का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कॉम्प्लेक्स दरअसल बहुत ही अनसेफ है, न सिर्फ पब्लिक के लिए बल्कि लॉयर्स के लिए भी
और जजेस के लिए भी, और जो भी वहाँ विजिटर्स और लिटिगेंट्स जाते हैं आते हैं उन सब के लिए कितना अनसेफ है, कितना इनसिक्योर है और कितनी खतरनाक वहाँ सिचुएशन बनी पड़ी है, ये एडवोकेट राकेश पाल गोविंद ने हमारे ऊपर खूनी हमला करके जो है साबित किया है। श्रीनाथ जी, क्या कारण क्या था, क्या शुरुआत कहाँ से हुई, बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत ऐसा है कि एक हम तो न्यूज़पेपर चलाते हैं और किस तरह का जर्नलिज्म करते हैं ये पूरे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को, जो हमारे रीडर्स हैं, सबको मालूम है। और एक खबर थी जिसको हमने प्रकाशित किया था, आज से हमारा ख्याल है करीब 3-4 साल पहले की बात होगी। इंस्पेक्टर AK सिंह हैं अंडमान निकोबार पुलिस के, और उनके खिलाफ हमारे पास खबर आई थी। मनोज पाल जो अंडमान निकोबार के बहुत ही जागरूक और एक्टिविस्ट यंगस्टर हैं, यंग इंजीनियर हैं, उन्होंने इंस्पेक्टर AK सिंह के खिलाफ, जो उस वक्त के DSP ट्रैफिक हुआ करते थे मोहम्मद उमर, उनसे ये मालूमात किए थे हासिल कि उन्होंने ये खुलासा किया था मोहम्मद उमर DSP ने कि ये अबरडीन थाने में जब इंस्पेक्टर AK सिंह पोस्टेड हुआ करते थे तब, और पहाड़गांव थाने में भी जब वो पोस्टेड थे तब उन्होंने जो है लोगों से उगाही का काम किया था। और वो उस वक्त के जो DSP साउथ अंडमान थे निशांत गुप्ता, उनकी निगरानी में उन्होंने एक गैंग बनाया हुआ था और उस गैंग को लेकर के वो लोगों से उगाही किया करते थे, एक्सटॉर्शन किया करते थे, पैसे कलेक्ट किया करते थे, जो उन लोगों में आपस में बाद में बांटा जाता था। इस तरह का ख़तरनाक जो है माहौल था और ये इल्लीगल जो है एक्सटॉर्शन का काम ये लोग करते थे। तो ये जब उन्होंने खुलासा किया DSP मोहम्मद उमर ने, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग थी, कॉल रिकॉर्डिंग, वो मनोज पाल ने हमको अवेलेबल कराई, जिसके बिना पर फिर हमने न्यूज़ रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें हमने उसके बाद DSP उमर से पूछताछ भी की थी। उन्होंने हमारे से बात करते वक्त भी इस बात को कबूल किया कि ये हकीकत है जो वो बता रहे हैं, और उनको कोट करते हुए ये न्यूज़ हमने प्रकाशित की थी। तो इसमें जो वकील हैं राकेश पाल जी, ये कहाँ से आते? इनको इंस्पेक्टर AK सिंह ने, जब वो हमारी रिपोर्ट छपने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, मनोज पाल ने और हमने कार्रवाई के लिए सुनिश्चित करने के लिए DGP को कंप्लेंट भी बाकायदे की। उसके फलस्वरूप उनको सस्पेंड किया गया। उनका राष्ट्रपति का मेडल मिलने का चांस था, वो भी रिजेक्ट हुआ, और उनके खिलाफ वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हुई। वो सारा काम हुआ। उसकी वजह से चिढ़ करके बदला लेने के लिए उन्होंने एक झूठा डेफेमेशन का केस हमारे और मनोज पाल और देन DSP ट्रैफिक मोहम्मद उमर, जिन्होंने खुलासा किया था, जिस बिना पे हम लोगों ने ये जो है एक्सपोज किया था, ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, हम तीनों के खिलाफ झूठा डेफेमेशन का केस इन्होंने राकेश पाल गोविंद एडवोकेट को लेकर के फाइल किया सिविल कोर्ट में, जो वो JMFC 1 कोर्ट में वो चल रहा है। और उसकी कल परसों जो थी उसकी सुनवाई थी, हियरिंग थी। तो उसमें हम और मनोज पाल अपीयर हुए बाकायदे, और अपीयर होने के बाद जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स होनी थी कोर्ट में वो होकर के संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद हम और मनोज पाल कोर्ट रूम से बाहर आए, कोर्ट से बाहर जाने के लिए। तो जैसे कोर्ट रूम से बाहर आए हैं तो कोर्ट रूम के दरवाजे के ठीक बाहर ये एडवोकेट राकेश पाल गोविंद खड़ा हुआ था, और अपना कोट कुछ देर पहले ही वो नीचे उतार करके रख के आया था, शर्ट और पैंट में खाली खड़ा हुआ था। और वहाँ खड़े होकर के जब उसके सामने से हम लोग निकलने लगे तो उसने पीछे से मनोज पाल को पीछे कंधे पे टैप किया रोकने के लिए। तो ऑब्वियसली कोई अगर टैप करता तो आप देखते हैं कौन है क्या है। तो घूमा मनोज पाल, घूम करके उन्होंने देखा तो हम भी साथ में थे, हमने भी देखा कि ये राकेश पाल गोविंद था। और उसने उसी केस के मामले में उसके साथ जो है हीटेड डिस्कशन शुरू कर दिया, बिना मतलब की बातचीत जो है। और वो आहिस्ता आहिस्ता करके पहले तो धीरे से बातचीत शुरू की, उसके बाद देन ही स्टार्टेड बिकमिंग अग्रेसिव, ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बात करने लगा। उसकी वजह से वहाँ जितने भी लिटिगेंट्स थे और विजिटर्स थे और जो पुलिस वाले ड्यूटी में रहते हैं अलग अलग कोर्ट्स में, वो भी वहाँ इकट्ठे हो गए। चारों तरफ से लोगों ने, हम लोग को करीब 30-40 लोगों ने भीड़ बना करके घेर लिया, देखने लगे, सुनने लगे कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्या मामला है। और ये ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। तो एक्चुअली एडवोकेट्स आर नॉर्मली कंसिडर्ड ऑफिशियल्स ऑफ द कोर्ट। उनको ये सम्मानित
ओहदा एक दिया जाता है या आइडेंटिटी दी जाती है कि वो ऑफिशियल्स ऑफ द कोर्ट हैं और दे आर सपोज टू बिहेव like the officials of court in a very responsible and a professional manner. उनका बाकायदे क्लियर कट जो है कोड ऑफ कंडक्ट है जो देश के कानून में वो बनाया गया है और उसको फॉलो करते हुए उनको खुद को कैरी करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए. तो राकेश पाल गोविंद इंसिडेंटली हैपेंस टू बी माय जूनियर एट स्कूल. तो स्कूल टाइम में हमारा जूनियर था वो, और जब भी हमसे कोर्ट में मुलाकात होती थी तो हमको वो बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग सर करके विश किया करता था. तो वो हमारा इम्प्रेशन था. उस हिसाब से हमने कहा कि वो इस तरह से कर रहा है तो अपनी छवि ख़राब कर रहा है, इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं, अच्छी बात नहीं है. और ऊपर से 5 साल पहले मनोज पॉल को करीब 25-30 वकीलों ने इसी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में घेर करके बुरी तरह मारा था. उसके ऊपर रॉबरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया था. उसको घेर करके किसी ने उसकी पॉकेट में मोबाइल डाल दिया और कह दिया कि देखिए मेरा मोबाइल चुरा के भाग रहा था. तो उसकी लड़ाई वो बाद में जीत गया. ये सारे के सारे वकील हार गए. मनोज पॉल बिना किसी वकील की मदद के अपने आप खुद को डिफेंड करते हुए जीता है. ये रिकॉर्ड उसने कायम किया है. उस सब से ये लोग झल्लाए हुए बैठे हैं. तो ये जब इस तरह से बात करने लगा तो एज ए सीनियर हमको लगा कि अच्छा नहीं है. तो हमने उसके कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के हमने कहा कि राकेश देखो आप जिस तरह से बात कर रहे हो अच्छा नहीं लगता. you're being an advocate, you're an official of the court, so it doesn't suit your demeanor. तो जो उसका रिएक्शन था वो सुन के हमको बहुत भारी झटका लगा, क्योंकि अभी तक हमारा इंप्रेशन ये था कि वो हमको बाकायदे रिस्पेक्ट किया करता था, गुड मॉर्निंग सर करके बोलता करता था कोर्ट में भी. और वो अचानक से बोलता वशिष्ठ तुम हट जाओ. ये उसका रवैया देख करके बहुत धक्का लगा. हमने कहा कि ठीक है भाई, ठीक है, अगर आपको हमारी एडवाइस नहीं चाहिए तो यू मे कैरी ऑन द वे यू लाइक. तो फिर वो वापस फिर मनोज पॉल के साथ बातचीत में लग गया. वही हीटेड गर्मा गर्मी बातें, तर्क कुतर्क की बातें, ज़ोर से तुम क्या कर लेगा, हम क्या कर लेगा, ये सारी बातें शुरू हो गई. लोग देखने लगे और भीड़ बढ़ती. हम अपना चुपचाप खड़े रहे. अचानक से उससे बात करते करते फिर हम हमारी तरफ घूम करके बोलता है राकेश पाल गोविंद. क्या बोलता है एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर. कुछ उसने बोलना शुरू किया जो मनोज पॉल को बोल रहा था, वही हमारी तरफ भी बोलना शुरू किया. तो चूंकि उसने बड़ा अजीब रिएक्ट किया था, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से वो हमसे पेश आया था पहले, तो हमने उससे ये कहा राकेश इफ़ यू कांट बिहेव योरसेल्फ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद यू. इज दैट क्लियर? दीज आर द वर्ड्स दैट आई स्पोक. इतना था तो वो बोलने लगा कि फालतू बात मत करो. हमने कहा यू सी राकेश, आई रिपीट, if you cannot behave yourself, I'm not interested in talking with you. Is that clear? I repeated this. और उतना था कि उसने हमारे ऊपर लात चला दी. He kicked me here onto my groin and I was absolutely flabbergasted. एक वकील वायलेंट होकर के हमला कर रहा है, फिजिकल असॉल्ट कर रहा है. ये कोर्ट रूम के अंदर था या बाहर? ये अब कोर्ट में फर्स्ट फ्लोर में जब सीढ़ियों से चढ़ते हैं ऊपर तो सामने एक वेटिंग हॉल है, उस हॉल में हुआ. ये दोनों जो कोर्ट रूम है, CJM कोर्ट और JMFC 1, उन दोनों कोर्ट्स के वेटिंग स्पेस. हाँ, उसी नज़दीक, मतलब वेटिंग हॉल में आते हैं उन दरवाजे के पास. तो ये जब हुआ तो ऑब्वियसली I wouldn't have reacted as violently as he was attacking me. Being a responsible citizen of the country, law-abiding citizen of the country, and a reputed journalist, I couldn't have reacted as beastly as he was doing. तो हमने obviously अपने आप को बचाने के लिए उससे दूर जाना उचित समझा, तो हम उससे दूर गए. लेकिन लोगों ने उसको पकड़ने की भी कोशिश की. वो छुड़ा करके फिर हमारे पीछे आया, फिर हमको उसमें लात मारी है. उसके बाद फिर लोगों ने पकड़ने की कोशिश की. हम दूसरी जगह सेशंस कोर्ट की तरफ गए, वहाँ भी लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की. ये फिर छुड़ा के आ गया. लेकिन हमको ताज्जुब इस बात का है कि लोग बार बार 30-40 लोग वहाँ थे, पुलिस वाले भी थे, वो सारे के सारे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. राकेश पाल गोविंद कोई जॉन सेना तो है नहीं जिसको ये सारे के सारे लोग मिलकर के पकड़ना पा रहे हों. तो इसमें भी फाउल प्ले की जो है पूरी आशंका है कि उसको छोड़ दिया जा रहा था. और वो आकर के बार बार हमारे ऊपर लात चला रहा था. हमको यहाँ भी चोट लगी है सिर के पीछे, और जिसकी वजह से कल
परसों सारा दिन और परसों सारी रात हमको काफ़ी हेडेक वो सब रहा है। उसके बाद फिर जब ये हालत हम देखने लगे कि वो तो एकदम मार डालने पे आमादा है, वो जहाँ तहाँ मार रहा, बहुत सेंसिटिव जगहों पे वो निशाना बना रहा था, एक तो यहाँ पेट के नीचे, एक यहाँ सिर के पीछे। और तो फिर हम वहाँ से उससे बचते हुए JMFC कोर्ट के अंदर घुस गए और वहाँ जज साहिबा बैठी हुई थी, जस्टिस कृष्णकाली मुखर्जी। उनको हमने कहा कि ये उनको रिपोर्ट किया कि मैडम ये एडवोकेट राकेश पाल गोविंद वायलेंट होकर के हमारे ऊपर फिजिकली अटैक कर रहा है, हमको मार रहा है। उतना था कि वो हमारे पीछे पीछे कोर्ट रूम में घुस के आ गया, चीखते हुए चिल्लाते हुए हमारे ऊपर वहीं झपटा। जज साहिबा की मौजूदगी में उनसे 10-12 फुट की दूरी रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और वो सारी की सारी भीड़ जो उसको कंट्रोल करने की बाहर ड्रामा कर रही थी कहा जाएगा, क्योंकि कोशिश करती तो पकड़ सकती थी, एक अकेला था ये, लेकिन वो वहाँ से अंदर घुस आई उसके पीछे पीछे और ये चिल्लाता रहा। और हम जैसे हमारे पास आया तो उन लोगों ने उसको धर दबोचा, किसी ने उसकी गर्दन पकड़ी, किसी ने उसके हाथ पकड़े, किसी ने उसको पेट से ऐसे पकड़ के उसको खींचा और वो चिल्लाता रहा, तुम क्या करेगा, तुम अपने न्यूज़पेपर में जितना छापना है छापो, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम बाहर आओ, हम प्रातरापुर जाने को तैयार है। ये सारी हरकतें उसने की, उसको आखिर में दबोच करके बाहर ले जाया गया। सारा कोर्ट रूम बुरी तरह से झटके में था, सदमे में था। जज साहिबा खुद वहाँ बैठी बैठी अपनी नज़रों के सामने देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। वो ऐसी हालत में कोर्ट रूम में, आज हमारे ऊपर परसों उसने हमला किया, कल को वो जज के ऊपर हमला कर सकता है, किसी कोर्ट रूम के ऑफिशियल के ऊपर हमला कर सकता है, किसी दूसरे महिला के ऊपर हमला कर सकता है, ये नहीं तो कोई दूसरा वकील कर सकता है जो इस तरह सरफरा हो, जिसका अपने दिलो दिमाग पे और गुस्से पे काबू ना हो, जो वायलेंट होकर के एकदम क्राइम करने पे आमादा हो जाए, लोगों को मार डालने को आमादा हो जाए। इतनी बुरी हालत और इतनी ख़तरनाक हालत आज की तारीख में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट पोर्टगर की है। ये हुआ, उसके बाद फिर साहिबा ने हमको वहाँ बैठाया, हमको चेयर दी और फिर वो कोर्ट ऑफिशियल्स को कहा कि वो हमारा ख्याल रखें, देखें, हमको मास्क उतारने को बोला उन्होंने कि यू प्लीज़ टेक ऑफ योर मास्क एंड स्टार्ट ब्रीदिंग ईजी, यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन एंड द मैनर इन विच ही हैज़ अटैक्ड यू, दैट मीन्स द जज हरसेल्फ वाज अ विटनेस टू दिस ऑफेंस, दिस क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड। तो मनोज पॉल को भी फिर उन्होंने कहा, मनोज पॉल ने कहा कि मैडम देखिए, ही इज़ अ वेरी सीनियर रेप्यूटेड जर्नलिस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ही हैज़ thousands and lakhs of people following him, even I am a very big follower of his, and the manner in which the advocate has attacked him, this is nothing but attempt to murder। और कोर्ट प्रेमिसेस में, मतलब यहाँ तो किसी की कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब हमारे जैसे जाने माने पत्रकार के साथ वहाँ ऐसा अपराध किया जा सकता है तो किसी आम आदमी के साथ क्या नहीं किया जा सकता। और राकेश पाल गोविंद अगर कोर्ट परिसर में जज की मौजूदगी में इस तरह के अपराध गुनाह कर सकता है तो कोर्ट के बाहर क्या नहीं कर सकता। आज की तारीख में इस वजह से ये सबूत है इस बात का, ये घटना कि अंडमान निकोबार में आम आदमी से लेकर के हर इंसान की सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत भारी कंप्रोमाइज्ड सिचुएशन में है और बहुत भय का माहौल यहाँ लोगों के बीच में तैयार हो गया है और लोग डरे हुए हैं। कोर्ट में आने से लोग डरेंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट हमारी जो हियरिंग की कोई डेट होगी किसी केस के सिलसिले में अगर कोर्ट में, तो हम वहाँ जाएंगे तो हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का क्या भरोसा है, किसके भरोसे है। वहाँ जो जजेस बैठे हुए हैं केसेस की सुनवाई करने के लिए, उनकी खुद की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो है, मैं जानना चाहूँगा कि क्या पुलिस वहाँ पर आई थी बाद में ये जो घटना हुआ है, तो इस घटने का जायज़ा लेने के लिए पुलिस वहाँ पे आई थी, आप लोगों को थाने जाना पड़ा था कंप्लेंट करने के लिए? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि इसमें ये हम बताना बहुत ज़रूरी समझेंगे। मनोज पॉल जो है, चूँकि करीब 5 साल पहले मनोज पॉल के ऊपर कोर्ट परिसर में हमला हो चुका है, बुरी तरह से जानलेवा हमला, 30-40 वकीलों ने, पूरी भीड़ ने मिलकर के उसको दबोचा
और तब वहाँ कोर्ट में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं हुआ करते थे, इस वजह से कोई उसका सबूत नहीं था। और उसी केस में झूठा इल्ज़ाम मनोज पॉल के ऊपर लगाया गया रॉबरी का, और वो झूठा इल्ज़ाम लगा करके एफआईआर काटने वाला था इंस्पेक्टर AK सिंह, SHO अबड़ीन उस वक्त जो था। और उसकी वजह से उसको करीब 45-50 दिन जेल में काटने पड़े बिला वजह। और वो आखिर में वो केस लड़ा और बेल हुई उसकी, बाहर आकर के केस लड़ा, जीत गया और बाइज्जत उसको बरी कर दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से भी ये ऑर्डर्स किए गए हैं, जैसा हमको मनोज पॉल ने समय समय पर बताया हुआ है कि मनोज पॉल की जान को खतरा है, इस वजह से उनको पुलिस सिक्योरिटी दी जाए। ये ऑर्डर है अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री का, सुप्रीम कोर्ट का और कलकत्ता हाई कोर्ट का, ऐसा हमको मनोज पॉल ने बताया हुआ है। उसकी कॉपी भी हमारे पास है। तो इस वजह से क्या है कि हमेशा जब भी मनोज पॉल यहाँ आता है तो उसको 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा दी जाती है। इस मौके पे परसों जब वो कोर्ट में था और आया था, कोई भी पुलिस वाला उसके साथ नहीं था। इसका मतलब है अंडमान निकोबार पुलिस ने, साउथ अंडमान पुलिस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है, सीधे तौर पे डिसोबे किया है। और ये बहुत बड़ी लैप्स है उनकी तरफ से, बहुत बड़ी चूक है जो मनोज पॉल की जान के लिए खतरा भी बन सकती है। और वो हुआ भी, उसके साथ हीटेड आर्गुमेंट शुरू हुआ। क्या पता हमला उसी के ऊपर होने वाला था, क्या पता उनकी तैयारी यही रही होगी, उनकी योजना यही रही होगी, राकेश पाल गोविंद की और बाकी उसके पार्टनर्स इन क्राइम की जो भी होंगे, कि मनोज पॉल के ऊपर हमला किया जाए क्योंकि कोई पुलिस वाला उसकी प्रोटेक्शन के लिए साथ में नहीं है। आप श्योर हैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको पुलिस प्रोटेक्शन का ऑर्डर है, तो आप श्योर हैं कि उस दिन उनके साथ कोई पुलिस वाले नहीं थे अंडमान? कोई नहीं था पुलिस, मनोज पॉल ने खुद हमको बताया। और वो जब से यहाँ आया है, दरअसल हमारा ख्याल है वो कौन सी तारीख को, 8 या 9 तारीख को आया है, तो एयरपोर्ट में ज़रूर पुलिस वहाँ उसके पास थी, प्रोटेक्शन के लिए थी। लेकिन उसके बाद से, जैसा उसने हमको बताया है कि उसके बाद से उसको पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा रही है, पुलिस की प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। इसी वजह से कोर्ट में भी वो बिना सुरक्षा के वहाँ पहुँचा था और हम और वो अकेले ही कोर्ट से निकल के जा रहे थे। ये इंसिडेंट हो जाने के बाद, हमारे ऊपर हमला हो जाने के बाद, जब हम लोग कोर्ट में बैठे थे, तब ज़रूर अबड़ीन थाने से एक सब इंस्पेक्टर को भेजा गया ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी कि तमाशा देखने पहुंची थी पुलिस, जो अपनी ड्यूटी पुलिस की करनी चाहिए, पुलिस को करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता के आदेशानुसार सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, वो तो उन्होंने प्रोवाइड की नहीं। जब इंसिडेंट हो गया, जब हमला हमारे ऊपर हो गया, उसके बाद वो लोग देखने पहुँचे हैं कि भाई क्या तमाशा है, देख के आए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल ये बात है। तो फिर इसके बाद आप लोग PS अबड़ीन गए थे और फिर वहाँ पे आप लोगों ने कंप्लेंट लिखवाया? PS अबड़ीन नहीं गए क्योंकि तबीयत हमारी ठीक नहीं थी। मेडिकल चेकअप हम लोगों ने कराया, हम और मनोज पॉल दोनों अकेले गए, जाकर के मेडिकल चेकअप करा के आए। वहाँ डॉक्टरों ने हमारा एक्सरे भी किया, मनोज पॉल का भी किया, उसको भी हाथ में चोट लगी हमको बचाते हुए, उसको भी लात लगी है। तो पूरा चेकअप वगैरह हुआ, दोनों का एक्सरे किया गया है। एक्सरे रिपोर्ट्स वहाँ डॉक्टरों के पास है। हमने एक्सरे रिपोर्ट्स मांगी तो हमको दी नहीं गई। डॉक्टरों ने ये कह दिया कि वो एक्सरे रिपोर्ट्स पुलिस को दी जाएंगी। बहुत ही समझ से परे है। कोई भी समझदार इंसान ये समझेगा कि जिसकी एक्सरे रिपोर्ट है वो उसको ना देकर के किसी और को दिया जाना कहाँ का लॉजिक है। आप लोगों को एक्सरे दिखाया भी नहीं? एक्सरे दिखाया हम लोगों को, लेकिन हम लोग तो एज ए लेमैन वी कैन नॉट मेक आउट, यू नो। तो उन्होंने बताया होगा ना कुछ फ्रैक्चर है कि नहीं है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। अच्छा। उन्होंने कुछ ना बताया और ना हमारे बार बार मांगने के बावजूद उन्होंने एक्सरे की रिपोर्ट हमको दी है। तो हमने फिर बाय ईमेल हमने कंप्लेंट SHO अबड़ीन को और विद कॉपीज टू सो मेनी अदर रेलेवेंट अथॉरिटीज़ including those in the Ministry of Home Affairs in New Delhi and Ministry of Law and Justice, उन सबको हमने भेजी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू को भी भेजी है और इमीडिएटली उसको अरेस्ट किया जाना, FIR रजिस्टर करके
इन्वेस्टिगेशन चालू करना, और वहाँ का ये पूरी वारदात जो है वो पूरी की पूरी, वहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सब में बाकायदे कैद है, और वो सिक्योर करना पुलिस का काम है, पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कोर्ट में अगर सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ है। वैसे पुलिस का रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है इस मामले में। जितेंद्र नारायण जो पिछले नामी चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार के हैं, जो आज की तारीख में प्रातरापुर जेल में बंद है, वो उनके गैंग रेप का जो केस है जिसमें वो आरोपी हैं, उनका भी बंगले का, उनके जो ऑफिशियल बंगले का जो सीसीटीवी फुटेज था वो पूरा एसआईटी ने जैसा बताया है कि वो डिस्ट्रॉय करवाया उन्होंने। तो अंडमान पुलिस का ये रिकॉर्ड रहा है, किसी भी क्राइम में इन्वेस्टिगेशन के मामले में इस तरह का परफॉर्मेंस रहता है उनका। सीसीटीवी का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया है, तो ये अंडमान पुलिस ने करवाया, ये आप श्योर हैं या किसी और सोर्सेज से हो गया होगा, किसी और टेक्निकल मिस्टेक से हो गया होगा? ये क्योंकि आप डायरेक्टली पुलिस पे बोल रहे हैं ना कि पुलिस लोगों ने करवाया कर। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी पुलिस की ही है, एफआईआर रजिस्टर करना, और रजिस्टर करके इमीडिएटली जो उससे रिलेटेड एविडेंसेस हैं उनको सिक्योर करना, जिससे कि उनकी कोई टेम्परिंग ना हो सके। कोई भी आरोपी जिसको अरेस्ट नहीं किया गया है, द फर्स्ट थिंग दैट ही वुड लाइक टू डू इज डिस्ट्रॉय द एविडेंस। सो वो ना हो, ये सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है और किसी एजेंसी की नहीं है, और उन्होंने ये नहीं किया। और एसआईटी ने ये रिपोर्ट दी है एमएचए को, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि एसआईटी ने उनको ये रिपोर्ट दी है। उसमें कहा है कि जितेंद्र नारायण ने खुद लिखित आदेश दे करके वो हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय करवाई जिसमें वो सीसीटीवी फुटेज रखी गई थी। आज उसी का नतीजा है कि वो हवालात की हवा खा रहे हैं जितेंद्र नारायण। अच्छा, आपके केस में तो वहाँ जो झड़प हुई, घटना हुई है, वहाँ तो कई सारे आंखों देखी ये लोग थे, तो आपके सपोर्ट में कई सारे एविडेंस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कम से कम 30-40 लोग वहाँ थे। सब आपके पक्ष में बोलेंगे? यही अब देखने वाली बात है, क्योंकि जो यहाँ अपराध का तंत्र चला हुआ है, जो नेटवर्क यहाँ इलीगल ऑफेंडर्स की बनी हुई है, करप्ट लोगों की बनी हुई है, जिसमें ये सारे बड़े बड़े जो अधिकारी हैं ये सब शामिल हैं, उनमें उस तंत्र में ये पुलिस वाले और लॉयर्स और बड़े बड़े अधिकारी ये सब मिले जुले हैं। अब अगर ये लोग नहीं मिले जुले होते तो वहाँ इतने सारे पुलिस वाले होने के बावजूद भी वो बार बार उसको पकड़ करके छोड़ कैसे दे रहे थे, जिसकी वजह से वो बार बार हमारे ऊपर हमला कर पा रहा था। और कोर्ट रूम में जाते ही इन्होंने उसको दबोच लिया, उसके वहाँ हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाया, छू भी नहीं पाया हमको। आपने वहाँ पर मौजूद एक जज का भी नाम लिया, वो तो आई विटनेस है, वो तो आपके साथ आपके लिए बोलेंगे कि उनके सामने हुआ? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। वो जज साहिबा हैं, शी इज़ अ लर्नड जुडिशियल ऑफिसर एंड अ वेरी हाईली प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबल जुडिशियल ऑफिसर, और वही जज हैं जो इस केस की सुनवाई कर रही हैं। तो ये केस ऐसे वकील यहाँ मौजूद हैं। ये एडवोकेट राकेश पाल गोविंद ने, सो कॉल्ड एडवोकेट राकेश पाल गोविंद ने ये साबित किया है परसों ये हमला करके कि वो कानून की इतनी नॉलेज और इतनी अपने अंदर काबिलियत रखते हैं कि लॉफुली केस लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है, और इस वजह से खुंदक खा करके वो खुद क्राइम करने पर आमादा हो जाते हैं। श्रीनाथ जी, आखिरी सवाल आपसे कि क्या चाहते हो आप, क्या एक्सपेक्ट करते हो फाइनली, क्या इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए आपके पहलू से? ये होना चाहिए कि इस मामले में इमीडिएट, जैसा हमने मांग की है पुलिस से अपनी पुलिस कंप्लेंट में, कि इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करके और राकेश पाल गोविंद को फ्री नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। जिस तरीके से उसने हमारे ऊपर हमला किया, वो किसी के भी ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, जो उसकी मनस्थिति है। हमको तो ये भी बताया गया है, कुछ खबरें हमारे पास आ रही हैं कि उसने पहले भी कई लोगों के साथ ऐसे हमले किए हुए हैं। Somebody just told me a couple of days, in fact just yesterday, कि उसने अपने चेंबर में एक बार किसी अपने क्लाइंट के ऊपर मैचेट से हमला कर दिया था, दाव से। तो अब पता नहीं, हालांकि ये वेरीफाई अभी तो हम नहीं कर पाए, लेकिन ये खबरें हमारे पास आ रही हैं। और जो हमला उसने हमारे ऊपर किया, उससे तो ये आशंका बहुत ज़्यादा होती है कि हो सकता है ये भी सच हो। तो ऐसे फेरोशियस क्रिमिनल इंसान को फ्री छोड़ा जाना पब्लिक हित में नहीं है, और उसको इमीडिएटली अरेस्ट करके और फ्री और फेयर तरीके से
लॉफुल तरीके से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जानी चाहिए। और सबसे पहले पुलिस को वो सीसीटीवी की फुटेज जो है सिक्योर करनी चाहिए, जिससे कि वो एविडेंस, क्योंकि ये कोर्ट में है और इनका पूरा कोल्यूशन है, और ये आपस में जो इनका क्राइम की जो इनकी नेटवर्किंग है, करप्शन की और क्राइम की, उसके चलते ये लोग सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि वो सीसीटीवी फुटेज किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी जाए, जिससे कि राकेश पाल गोविंद को बचा लिया जाए। हमको तो ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ एक सज्जन ने हमको आज कॉल किया कि वो हमारी तरफ से बेचारे उठ करके, उनको इतना बुरा लगा कि हमारी तरफ से उठ करके वो जा कर के कोर्ट में आज कुछ अंडमान निकोबार बार एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स वकीलों के साथ मिलकर के उन्होंने पूछताछ की है बड़ी परेशान होकर के कि ये कैसे हो रहा है, यहाँ आम आदमी जो कोर्ट में आता है उसकी क्या हालत होगी जब जाने माने जर्नलिस्ट के ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला किया जाता है। एडवोकेट्स खुद कर रहे हैं। तो उसको बचाने के इरादे से कुछ एक वकीलों ने उसको ये जवाब दिया, ऐसा उन्होंने हमको बताया है कि हाथ पहले उन्होंने श्रीनाथ वशिष्ठ ने उठाया था। तो ये उसको बचाने के लिए ऑलरेडी ये वकील लोग हथकंडे गलत सलत अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत सलत अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आध यूट्यूबर भी हैं जो गैंगरेप केस में भी आरोपी हैं, जितेंद्र नारायण के साथ को अक्यूज्ड हैं रूपा लाल, और एक वो दीपिका किशन सुसाइड का मामला था, उसमें भी वो आरोपी हैं खुद रूपा लाल जो यूट्यूबर हैं। वो एक्चुअली यूट्यूबर तो ही हैं, साथ ही साथ वो पहले से एको ऑफ इंडिया की रिपोर्टर हैं, और वो भी बहुत गलत अफवाहें फैलाने की हरकत कर रही हैं जो गैर कानूनी है। और वो चूँकि खुद आरोपी हैं, उनके खिलाफ FIR है इन सारे केसेस में, तो पुलिस को एक्चुअली उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किया नहीं है। इसकी भी जवाबदेही पुलिस के ही पास है। DGP को इसका जवाब देना चाहिए। ये बहुत ही पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है कि एक पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ होने के बावजूद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अंदर इतना साहस नहीं है कि वो लोगों के सामने आकर के जो अपनी बात है वो रख सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस करने की नीरज ठाकुर की हिम्मत आज तक नहीं हुई है। ये उनके लिए बहुत शर्म की बात है, और न सिर्फ उनके लिए शर्म की बात है जबकि बल्कि पूरे प्रशासन के लिए, अंडमान निकोबार प्रशासन के लिए शर्म की बात है, क्योंकि DGP रिपोर्ट करता है चीफ सेक्रेटरी को, तो चीफ सेक्रेटरी इज द बॉस ऑफ द DGP इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर DGP सामना नहीं कर पा रहा है प्रेस का, तो सवाल चीफ सेक्रेटरी के ऊपर भी खड़े होते हैं कि वो उनके होते हुए उनका DGP ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आकर के खुलासे क्यों नहीं कर रहा, सच्चाई सामने लोगों के क्यों नहीं रख रहा। तमाम अफवाहें उड़ रही हैं, तमाम लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है कि इन अफवाहों को थामे, इनको रेस्ट दें और जो सच्चाई है उसको बयां करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनाथ जी, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, और 2 दिन पहले जो भी हमारे न्यायालय के परिसर में जो घटना हुई थी उसको खुलकर अपने हिस्से से बताया। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम दूसरे पहलू को भी जानें, बेशक, क्योंकि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है, तो एक पहलू को आपने श्रीनाथ वशिष्ठ जी की ज़ुबानी सुनी। हम कोशिश करेंगे कि राकेश पाल गोविंद जी से भी बात करें और उनके पहलू को भी जाने समझे, उनसे भी कुछ सवाल करें, और इसका जो भी सही निर्णय हो वो हमारा अंडमान निकोबार प्रशासन, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इस पर सही निर्णय ले, और हमारी जनता के जो भी प्रश्न हैं, जो भी शंकाएं हैं, उसको दूर करें। श्रीनाथ जी, हम आपको एक बार फिर धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने पक्ष को रखा। अंत में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने सच जानने की कोशिश की, क्योंकि सच का बाहर लाना अंडमान में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है जो हम इतने सालों से अकेले करते चले आ रहे हैं। अब आप जैसे लोग हिम्मत करके किसी न किसी तरीके से सच को बाहर लाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। जो भी इस तरह की रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं उनको हमारा पूरा समर्थन है, और वो एकदम बेबाक और निडर होकर के, न्यूट्रल तरीके से, निष्पक्ष होकर के अपना काम करें, तभी उनका उद्देश्य भी सफल होगा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो बुरे हालात हैं वो हालात भी सुधरेंगे। ऐसे में
हमारी एक इल्तिजा ये अंडमान निकोबार पुलिस से है कि हमको पुलिस सिक्योरिटी दी जाए। मनोज पॉल को जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, वो पुलिस की जो खामी है उसको तुरंत दूर किया जाए, उसको सिक्योरिटी दी जाए पुलिस की। और ये मेक श्योर ये सुनिश्चित किया जाए कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट और अंडमान निकोबार की जितनी भी कोर्ट्स हैं वहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद तरीके से उसके इंतज़ाम किए जाएं, जिससे कि किसी की जान को कोई ख़तरा ना हो। हम धन्यवाद करते हैं हमसे पूरी बातें बताने के लिए और कुछ अपने सजेशंस देने के लिए भी सिक्योरिटी को लेकर। जिस तरीके से इन्होंने शंका जताई है कि एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार होने के बावजूद अगर इन पर ये जानलेवा हमला हो सकता है तो इन्हें चिंता सता रही है कि आम नागरिकों का क्या हाल होगा। वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम दूसरे पहलू को भी जानेंगे और इसकी हकीकत के लिए एक बार फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे अंडमान निकोबार की प्रशासन और पुलिस ज़रूर सख्त कार्रवाई करेगी और सच को बाहर निकालेगी ताकि जनता का भरोसा प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट पर बना रहे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो ये थी हॉक आई के एडिटर श्री वशिष्ठ जी का पहलू। हम कोशिश करेंगे कि एडवोकेट राकेश पाल से भी उनकी बातें आप तक पहुंचाएं ताकि आपको सिक्के का दोनों पहलू का पता चल सके। अगर ये एपिसोड आपको हमारा पसंद आए तो कृपया ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ मैं अनिता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।